हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 29 मार्च 2017। सो आज के हमारे क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देन सेकंड इज इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मीटरोलॉजिकल सिस्टम, देन थर्ड इज ह्यूमस, फोर्थ इज ट्यूपोलेव 142M, देन नेक्स्ट इज नेशनल ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट आर्ट कॉन्क्लेव, देन आफ्टर दैट इंटरपोल, देन नेक्स्ट इज न्यू कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटेन, देन एट इज cyclone Debbie, ninth is governor and last is schedules of Indian constitution. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो जी फर्स्ट है, द राष्ट्रीय गोकुल मिशन एम्स टू कॉन्जर्व एंड डेवलप इंडिजीनियस ब्रीड का है यहाँ पे, ठीक है, एंड इन फोकस एंड इन साइंटिफिक मैनर, मतलब इसको कॉन्जर्व करना, डेवलप करना, हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड है उनको कौन से मैनर में, तो साइंटिफिक मैनर में। द नेक्स्ट इज इंडिजिनियस कैटल सेंटर्स और गोकुल ग्राम्स आर टू बी एस्टैब्लिश इन दिस स्कीम, मतलब ये गोकुल ग्राम जो है वो इस स्कीम के अंडर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और जाने वाले हैं। द नेक्स्ट इज द न्यू ब्रीड आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड एट दीज सेंटर्स, मतलब न्यू ब्रीड जो होगी उसको बनाएंगे, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज इट इज सब मिशन अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो जी इसका ये ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट इज ये मिशन का एम क्या है, तो टू कॉन्जर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस ब्रीड। ओके, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि गोकुल ग्राम जो है वो इसके अंदर स्कीम मिशन के अंदर बनाए जाएंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि न्यू ब्रीड जो है उनको डेवलप करना है। यहाँ पे ये देखिए, नो न्यू ब्रीड्स आर प्रपोज टू बी डेवलप एट दिस सेंटर, ये आज ही की न्यूज़ है तो इसमें कहा गया है। एंड नेक्स्ट इज इट इज अ सब मिशन अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये बात भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये मिशन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, इसके अंदर आता है ये, ठीक है। सो थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, वन और टू करेक्ट है। सो हमारा आंसर हो जाता है सी। ओके, इनकरेक्ट पूछा है तो सी आंसर है, 3 और 4 ओनली। तो ये छोटी सी पीआईबी में न्यूज़ थी, अलोकेशन अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बारे में एक आर्टिकल आया था। तो जी जैसा कि हमने कहा, ये गोकुल मिशन जो है वो किसके अंडर आता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। और इसके लिए जो भी ये 2014 में स्टार्ट कर दिया था, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए फंड अलोकेट किया था 12th फाइनेंस 5 ईयर प्लान के तहत। और इसमें जो है ना अभी जो आज की न्यूज़ है वो क्या है, तो 14 गोकुल ग्राम जो है वो बनाने के लिए फंड सैंक्शन कर दिए गए हैं। और ये एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो टू क्रिएट सेंटर्स, दिस सेंटर्स का एम क्या है, तो टू क्रिएट सेंटर्स टू डेवलप एंड कॉन्जर्व एग्जिस्टिंग इंडिजीनियस ब्रीड्स, मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग अभी जो है ना ब्रीड्स, ये गाय वगैरह बैल वगैरह इनके, तो इनको डेवलप करना है और इनको कॉन्जर्व करना है। और कौन से इंडिजिनियस ब्रीड, दोज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसने रिकॉग्नाइज किए हुए है जो है वही इंडिजिनियस ब्रीड को ये डेवलप और कॉन्जर्व करता है, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा, जो कोई न्यू ब्रीड इसमें प्रपोज नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। डेवलप एंड कॉन्जर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड, जो हमने 2 बार अभी रिपीट कर दिया है हमने, तो ये याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज अंडरटेक द ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनियस कैटल ब्रीड सो एज टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस स्टॉक, मतलब ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना है सो दैट जो इनके जेनेटिक्स जो है ना वो इंप्रूव हो सके, सो दैट ये अच्छी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और नेक्स्ट क्या है, अपग्रेड द नॉन डिस्क्रिप्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्णनाती, इसको क्या होता है, लैकिंग डिस्टिंक्टिव और इंटरेस्टिंग फीचर्स, मतलब अगर इनमें कोई फीचर्स कम हो जो इंडिजिनियस ब्रीड है उसमें, तो इनको अपग्रेड करना है। कैसे, तो यूजिंग द इलाइट इंडिजिनियस ब्रीड्स लाइक गिर, सहीवाल, राथी, देवनी, तारपारकर, रेड सिंधी, इनके यूज करके इनके जो फीचर्स है ना वो अपग्रेड करने हैं। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूट द डिसीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस, ठीक है। देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज IAAMS, ये कहाँ पे इनोग्रेट किए, ऐसा सवाल है। सो ये भी पीआईबी की न्यूज़ थी। फर्स्ट इज INS ध्रुव, इस पे ये IAAMS सिस्टम इनोग्रेट की गई है। नेक्स्ट इज INS सिंधु, INS विक्रमादित्य एंड INS राजाली। तो जी इसका आंसर जो है ना वो है डी, दैट इज INS राजाली जो है वहाँ पे ये सिस्टम इनोग्रेट कर दी गई है। ये भी पीआईबी की न्यूज़ थी। तो इसमें जो हमारे एडमिरल सुनील लांबा जी है जो है, उन्होंने ये कल INS राजाली पे इस सिस्टम को इनोग्रेट किया है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो एक
ये सिविल हमारी जो एविएशन सेफ्टी है ना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है, जो एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है जो हमारे वेदर पैरामीटर्स जो होते हैं उनको, और अगर उसमें से कोई चेंजेस होता है वेदर पैरामीटर्स में, कोई समझिए कि शिप वगैरह कोई जो है वो अभी पानी में है या फिर कोई है मतलब काम पे है, तो अगर कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं ड्रास्टिकली, तो ये एबनॉर्मल चेंजेस जो है वेदर पैरामीटर्स के उनको नोट करता है, और एक स्पेशल सायरन जो है अलार्म जो है वो होता है, उस वजह से सेफ्टी के लिए इंश्योर करता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म जो है वो, तो इसको मतलब मेन एम क्या है, टू मॉडर्नाइज द मेटेरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेवी नेवल एयर स्टेशंस। ठीक है, देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमस इन द सॉइल इज यूजफुल बिकॉज इट, तो ह्यूमस क्यों यूजफुल है हमें ये पूछा है। सो फर्स्ट इज इंक्रीज द वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल, मतलब ह्यूमस जो है वो सॉइल का वाटर रिटेंशन इंप्रूव करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इज इट सेटअप ग्राउंड फॉर कैपिलैरिटी मैकेनिज्म टू एनरिच द टॉप लेयर विथ मिनरल्स फ्रॉम बेनिथ, ऐसा ये ह्यूमस काम करता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो कौन सा करेक्ट है, 1 1 2 1 3 एंड ऑल। तो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ह्यूमस जो होता है ना ये हेल्प करता है वाटर रिटेंशन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो ह्यूमस ह्यूमस जो होता है वो सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे एक लेयर बाय लेयर आपने देखा होगा सॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो जो टॉप लेयर में होता है, तो इस वजह से ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको इंप्रूव करता रहता है। एंड जी नेक्स्ट जो है ना ये स्टेटमेंट, कैपिलैरिटी मैकेनिज्म में और ह्यूमस में कोई रिलेशन नहीं है, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। हमारा आंसर जो है वो है सिर्फ बी, दैट इज 1 and 2। जी सॉइल साइंस जो होता है उसमें ह्यूमस को क्या कहते हैं, ह्यूमस रेफर्स टू फ्रैक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है जो है एमॉर्फस एंड विदाउट द सेल्यूलर केक स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल, मतलब ये ऑर्गेनिक सॉइल मैटर तो है लेकिन इसमें एमॉर्फस भी है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि सेल्यूलर क्लैक स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स की सेल्यूलर के प्रॉपर्टीज नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, मतलब डेंसिटी जो है सॉइल की उसको इन्फ्लुएंस करता है, और उस वजह से है ना जो ये वाटर रिटेंशन जो है, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स जो है ना इनको भी ये रिटेन करने में हेल्पफुल होता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन जो होता है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ह्यूमस की वेदरिंग से स्टार्ट होता है। एंड लास्ट इज क्या है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें ह्यूमस किसे कहते हैं, तो मैन्योर जो होता है, और साथ ही साथ कंपोस्ट जो होता है जो फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, इसको ह्यूमस कहते हैं इन एग्रीकल्चर। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्यूपोलेव 142M। ट्यूपोलेव क्या है, तो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इज इट इज अ इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, देन बी इज इट इज अ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सी इज इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, and last is it is a new project by NASA to check the availability of water at Mars। तो जी इसका आंसर जो है ना वो है सी, दैट इज इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये। जी ये इंडियन नेवी का एक आइकॉनिक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट था जिसे डिकमीशन किया जाएगा अभी थोड़े ही दिनों में। ये कब इंडक्ट किया गया था, तो यूएसएसआर से हमने लिया था 1988 में, और ये क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करते थे, इंडक्टेड एट आईएनएस राजाली, जो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा। एंड इट इज़ द फास्टेस्ट टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट इन वर्ल्ड, ये फास्टेस्ट टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है। एंड नेक्स्ट इज द एयरक्राफ्ट हैज़ बीन मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकन्सिलिएशंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस, मतलब सबमरीन के ऑपरेशंस हो गए या फिर पेट्रोलिंग होगा, साथ ही साथ अगर लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकन, ये जो है कुछ बड़े शब्द होते हैं ना मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है, रिकनेसेंस, इसके लिए भी यूज़ किया जाता था, मैं इसका मीनिंग देखता हूँ। इट वॉज डेवलप्ड इन द ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन कैक्टस इन मालदीव, इसमें भी इसको यूज़ किया था ट्यूपोलो 142 को, साथ ही साथ ये बाकी कुछ ऑपरेशन है जिसमें इसको यूज़ किया था, हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है ना ये इसको रिप्लेस कौन करेगा, तो ये बोइंग P8I एयरक्राफ्ट जो है ये इसको रिप्लेस करने वाला है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नेशनल ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट आर्ट कॉन्क्लेव। ये जो अभी स्टार्ट हुआ है इसके में पीआईबी में इसके बारे में न्यूज़ थी, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो कौन से ये बताने हैं। सो फर्स्ट इज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ललित कला अकेडमी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ललित कला अकादमी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑर्गेनाइज इन दिसपुर कैपिटल ऑफ असम, मतलब इसको असम की दिसपुर जो है असम की कैपिटल वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो 1 2
बहुत करेक्ट, वन नॉन करेक्ट, ऐसा ये बहुत इनकरेक्ट चाहिए था। तो इसका फर्स्ट जो है ना वो करेक्ट है, दैट इज इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ललित कला अकादमी ने ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन ये सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये असम में नहीं, ये न्यू दिल्ली जो है ना वहाँ पे जो नेशनल ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट आर्ट कॉन्क्लेव जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये छोटी सी पीआईबी की न्यूज़ थी, और बाकी तो हमने इसका बता दिया। लेकिन ये क्यों ऑर्गेनाइज किया है, तो एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग एफर्ट्स टू डिस्कवर, नर्चर, प्रमोट एंड प्रोपेगेट द क्वालिटी ऑफ आर्ट इन इंडिया। मतलब हमारा इंडिया का जो आर्ट है उससे प्रमोट करने के लिए, डिस्कवर करने मतलब और जो सामने आने के लिए ये ललित कला अकादमी द्वारा ये 7 डेज का कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंटरपोल, और इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। इंटरपोल आपने सुना होगा इसका नाम, तो इंटरपोल के बारे में हमें इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। सो फर्स्ट इज इंटरपोल इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। मतलब ये फर्स्ट तो बात क्या है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने कहा था ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना इन पे ध्यान देना है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा कहा है, और ये क्यों क्या काम कर रहा है, तो इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन का काम करता है इंटरपोल। द नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन लियोन फ्रांस। ये इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो जी इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। ये कुछ न्यूज़ थी, ललित मोदी जी कुछ इंटरपोल के ऑर्डर को मतलब कहते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट नहीं है, ऐसा हमें इस न्यूज़ से कोई लेना नहीं है, हमें जो बस इंटरपोल क्या है ये हमें देखना है। तो इसका मतलब ये तो हो गया रेगुलर नेम, इसका मेन जो ओरिजिनल नाम क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO। ये 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कुछ इतना बजट है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। ये इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब जो 190 कंट्रीज़ है ना, 2015 में इसके 190 कंट्रीज़ थे। ये हर एक कंट्री इस इंटरपोल के पुलिस कोऑर्डिनेशन के लिए अपना कुछ योगदान देता है। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और जी इस मतलब ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रह सके इसलिए क्या करता है कि इसमें है ना पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या फिर रेशियल नेचर के कोई भी केसेस जो है वो हैंडल नहीं करता। ये केसेस कौन से हैंडल कर रहा है, तो पब्लिक सेफ्टी रिलेटेड, बाकी ये टेररिज्म, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज क्राइम, पायरेसी, ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ बाकी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ऐसे जो केसेस है इनमें ये काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली द न्यू कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटेन, इट इज इंटेंडेड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। So first is it features a hologram that changes from the pound symbol to numerical one. Then next is it has a micro lettering and milled edges. And third is it has 12 sides and it is intended to be the most secure coin in the world. तो जी इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, जो इसके तीनों स्टेटमेंट चाहिए इसके भी। ये आज ही की न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ थी, न्यू 12 साइडेड ब्रिटिश पाउंड कॉइन एंटर इन द सर्कुलेशन। क्या हो गया है ना कि जैसा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना कि फेक करेंसी होती रहती है, तो वहाँ पे भी मतलब ब्रिटेन में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया कि ये जो उनका 1 पाउंड की जो मतलब 1 पाउंड का जो डॉलर था उसमें ऐसा हो गया था कि लगभग 30 कॉइन्स में एक जो उनका कॉइन था वो फेक इतने इतने मात्रा में ये हो रहा था। सो इन्होंने ये नया कॉइन बनाया। ये देखिए यहाँ पे इसके 12 साइड्स है, ऐसा ये है। और साथ ही साथ इसको इन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे सिक्योर है। क्यों, तो इसमें एक होलोग्राम है जो यहाँ पे, ये देखिए ये होलोग्राम है यहाँ पे ना। जब अगर आप जैसे आपने देखा होगा ना वो ऐसे साइड चेंज करते हैं, तो अगर वो करेंगे तो होलोग्राम जो है वो सिंबल या फिर न्यूमेरिकल नंबर दिखाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो इसका डायमीटर है ना वो रेगुलर से थोड़ा सा लार्ज है। और इसके बाकी कुछ फीचर्स है, ये बाय मेटेलिक है, मतलब यहाँ पे ये देखिए ये हमारे 10 रुपये के कॉइन जैसा बाय मेटेलिक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये माइक्रो जो मिलेट कहा गया ना, सॉरी माइक्रो लेटरिंग ये यहाँ पे है। ये देखिए ये माइक्रो लेटरिंग है, और इसके एजेस जो है वो मिल्ड किए। मिलिंग ये एक ऑपरेशन होता है, मैकेनिकल ऑपरेशन, इसको मिल किया गया है। ठीक है, तो ये बाकी कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये मतलब इमेज है यहाँ पे जो हमने कहा था होलोग्राम वाली। और ये बताया कि एक एक कॉइन के पीछे ऐसे 30 कॉइन्स के पीछे एक कॉइन जो है वो खराब आ रहा है। जी अगर इसके डायमीटर्स वगैरह ऐसे कुछ बातें हैं ना, ये स्टेट पब्लिक सर्विसेज में पूछ लिए जाते हैं। सो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया। और देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डेबी एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। सो ये क्या है डेबी, ये पूछा है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेबी मेड लैंडफॉल ऑन ट्यूजडे अक्रॉस द कोस्ट ऑफ
नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पे ये आया हुआ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है डेबी नाम का। नेक्स्ट इज द साइक्लोन आर फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। ओके, तो जी ये मतलब ऑस्ट्रेलिया का है, ये बात तो सही है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो इसका नेमिंग होता है ना वो, तो साइक्लोन्स यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट ही रखा है हमने, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि साइक्लोन जो है ये यहाँ पे नहीं बनते। मैं एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से बताता हूँ। इसका आंसर जो है वो ए है, ये न्यूज़ थी रिसेंटली। तो ये इसको मतलब अलग अलग नाम होते हैं, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, ये मतलब कुछ होते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये एक ही है। होता क्या है, तो हरिकेन कहाँ पे कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पे ये अटलांटिक है ना, तो ये नॉर्थ अटलांटिक मतलब कनाडा, ग्रीनलैंड व यूएसए यहाँ पे अगर आता है तो, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक पे, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक पे आता है तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन हरिकेन। ओके, द नेक्स्ट इज अगर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आए, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आए तो इसको कहते हैं टाइफून। और अगर साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में आए तो इसको कहते हैं साइक्लोन। तो अब ये कैसे याद रखना है, तो ये ऐसे यहाँ से याद रखिए, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे जाइए, HTC, HTC। ओके, ये याद रखने में आसानी होगी, HTC मोबाइल ब्रांड है, तो ये याद रखने में आसानी होगी कि ये कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन, HTC, ये याद रखना है। और ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनकी नेमिंग कैसे होती है। तो जी इसके लिए मतलब एक ईयर से स्टार्ट करते और ए से नाम उसको देते। मतलब जैसे कि सबसे स्टार्ट में हरिकेन एलिस आ गया था और बाद में ऐसे BCD ऐसे नाम चेंज करते जाते। वेदर साइंटिस्ट जो है ना वो अपनी मीटिंग रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले सालों के लिए नाम क्या होंगे। और अगर कोई इनमें से हरिकेन या फिर कुछ स्टॉर्म जो होगा उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई होगी, तो वो पर्टिकुलर नाम जो होता है वो रिपीट नहीं करते, वो बाद में यूज़ नहीं करते। मतलब फिर से ऐसा हरिकेन ना आए, इस ऐसी कुछ उनकी मंशा होगी इसके पीछे। तो ये हो गया HTC, ये याद रखना है। ये हमने यहाँ पे डेबी अभी जो आया है वो यहाँ पे है, और ये याद रखना है HTC, हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन। हमारे यहाँ पे अगर आता है तो उसको साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर। गवर्नर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा है। सो फर्स्ट इज द गवर्नर ऑफिस इज एम्प्लॉयमेंट under the central government. Next is it is an independent constitutional office. Third is he is subordinate to central government as he holds the office during the pleasure of President of India. And next is he has no fixed term of the office or no security of tenure. जी मैंने इसकी जानबूझकर कुछ मीनिंग नहीं बताया कि क्या है ना, जो पॉलिटी के टर्म्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। वो ऐसे पूछे ही ऐसे जाते हैं कि हमें कंफ्यूज करना है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट जो है वो एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये एम्प्लॉयड नहीं होते। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, मतलब देखिए डायरेक्टली तीन ऑप्शन जो है वो चले गए हमारे। हमें अगर ये भी पता है कि ये इनको फिक्स टर्म नहीं होता और साथ ही साथ सिक्योरिटी नहीं होती, टर्म टेन्योर की सिक्योरिटी, मतलब अगर फोर आप यहाँ से भी जाते हैं तो आप फोर देखेंगे तो दो ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं। तो आंसर तो वैसे ही हमने बता दिया कि 2 और 4 आंसर है। तो ये ऑब्वियस है कि इट इज़ अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ये। और साथ ही साथ इनको गवर्नर जो होते हैं इनको सिक्योरिटी नहीं होती टेन्योर की, मतलब ये राष्ट्रपति की जो मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होता है, डी, दैट इज 2 और 4, ठीक है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कुछ देखने की जरूरत नहीं है, रेगुलर ही एक्सप्लेनेशन हो गया है ये। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। Last question is allocation of seat in Rajya Sabha to the state and union territories is mentioned in constitution in which of the following schedule। तो राज्यसभा की जो सीट होती है ना, इनका एलोकेशन कौन से स्केड्यूल में बताया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है जी। ये स्केड्यूल पे जो क्वेश्चन होते हैं ना ये लगभग आते ही है यूपीएससी, और साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो है ना वो भी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो जी 12 तो स्केड्यूल्स है, अगर एक बार कुछ न्यूमोनिक वगैरह बना लीजिए वो हेल्पफुल रहेगा जी। जो हमने न्यूमोनिक बनाया है ना वो रीजनल लैंग्वेज में है, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया, तो मतलब आप समझ नहीं पाओगे ना, हमारी रीजनल लैंग्वेज में हमने ये बनाया है तो हमने इसको ऐड नहीं किया। अगर आपका कुछ न्यूमोनिक हो तो आप कमेंट्स में बताइए, सो दैट बाकी लोगों को भी इफेक्ट इसका फ़ायदा होगा। तो कौन से स्केड्यूल में आता है, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ। तो ये अगर आपको बात पता है तो ये आता है फोर्थ स्केड्यूल में, ओके, बी।
तो फोर्थ शेड्यूल में आता है। ये देखिए ये पूरी लिस्ट हमने डाल दी है। फर्स्ट शेड्यूल किसके रिलेटेड में है, तो जो स्टेट के नाम्स वगैरह, यूनियन टेरिटरीज के नाम, इसके बारे में था। देन डील्स विद टेरिटरीज इसमें। देन नेक्स्ट क्या है, सेकंड जो है वो सैलरीज वगैरह इस पे काम करता है। देन थर्ड जो है वो ओथ और अफर्मेशन, इसके लिए है थर्ड शेड्यूल। फोर्थ जो है इसमें सीट जो है राज्यसभा की, इसके बारे में है ये। फिफ्थ क्या है, तो शेड्यूल एरिया जो है उसके बारे में है। सिक्स क्या है, तो आसाम, मेघालय, मणिपुर, AMTM, त्रिपुरा, या इनके बारे में जो ट्राइबल एरियाज है इनके बारे में है सिक्स। सेवेंथ जो है वो SRS, मतलब जो हमारी यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट की जो लिस्ट है ना, इसके बारे में, सॉरी SRS मैंने गलती से कह दिया, वो हमारा हमारी लैंग्वेज वाला था वो। ये यूनियन मतलब जो हमारी तीनों लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में है सेवन्थ। एट्थ लिस्ट में सभी हमारी 22 लैंग्वेज है। देन नाइन्थ जो है उसमें क्या है, तो इसमें ऐसे कुछ एक्ट्स है जो मतलब उन उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम अप्लाई नहीं की जा सकती, ऐसे नाइन्थ में है। टेंथ में क्या है, तो जो हमारा डिफेक्शन लॉ जो है इसके बारे में है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ जो है वो पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी रिलेटेड इश्यूज पे है, ठीक है। तो ये अच्छे से रट लीजिए, या इस पे ना क्वेश्चन आए भी नहीं तो भी कुछ मतलब एलिमिनेशन में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन। आई होप हमने अच्छे से कवर किए हो। सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग।